नमस्कार। जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जो महाराष्ट्र से न्यूज़ आई है जहाँ पर डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार की अनटाइमली डेथ हो गई और हम सब की दुआएं उनके परिवार के साथ हैं। कंडोलेंसेज हमारी तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि इस मुश्किल समय में उनके परिवार को भगवान हिम्मत देगा। तो आज हम बात करेंगे इराकी पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि पिछले 2-3 वीक से ईरान सेंटर स्टेज बना हुआ है न्यूज़ के अंदर और डोमिनेट कर रहा है न्यूज़ साइकिल को। दुनिया के सारे ग्लोबल न्यूज़पेपर जितने भी हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट तक, सारे के सारे ईरानियन प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं और बहुत मेजर डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर ईरान की पॉलिटिक्स के अंदर। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान में जो रिजीम है उसके सर्वाइवल अब डाउट में आ गया है। तो वो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके साइड लाइन पे ही इराक की पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी कुछ बदल रहा है। और इराक क्योंकि ईरान का नेबर है और इराक ईरान की तरह ही शिया मेजोरिटी कंट्री है, वहाँ पर भी शियाओं के ज़्यादा पॉपुलेशन है इराक के अंदर जैसे ईरान के अंदर है। तो आज हम इराक की पॉलिटिक्स के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इराक में लास्ट ईयर नवंबर में इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शंस में कोई भी पार्टी अपने दम पे मेजोरिटी नहीं ला पाई थी। वहाँ पर 329 सीट्स हैं पार्लियामेंट के अंदर और किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई थी जो लास्ट ईयर नवंबर में इलेक्शंस हुए थे। जो अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद अल सुडानी, उनकी पार्टी को 46 सीट्स ही मिली, तो वो भी अपने दम पे मेजोरिटी नहीं ला पाए। और अब कोलिशन टॉक्स चली हुई हैं, कौन सा नया कोलिशन बनता है जिसकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उसको लेकर काफ़ी महीनों से बातें चली हुई हैं इराकी पॉलिटिक्स के अंदर। क्योंकि इलेक्शंस हुए थे नवंबर में और अभी तक वहाँ पर नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में ही मोहम्मद अल सुडानी का वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्टिंग है और क्यों यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म करना मुश्किल है, और साथ में यूएस ने अब क्या नया थ्रेट जारी किया है इराकी पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नूर अल मलिकी की बात चली हुई है कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। क्योंकि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बड़ा ब्लॉक है जिसको बोलते हैं शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क SCF, उसने नूर अल मलिकी को अपना प्राइम मिनिस्टर फेस डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर SCF जिसके कोalition के पास जिसके अंदर जितनी पार्टी आती है मेजोरिटी शिया पार्टीज ही आती हैं, तो ये ब्लॉक के पास अप्रोक्सीमेटली 180 सीट्स हैं आउट ऑफ 329। तो इन्होंने नूर अल मलिकी को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया है कि अगले प्राइम मिनिस्टर इराक के नूर अल मलिकी होंगे। और हमने इतने नंबर्स जुटा लिए हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मेजोरिटी साबित करने के लिए पार्लियामेंट में जो चाहिए वो हमारे पास नंबर्स हैं। तो इसको लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कल ट्वीट किया है कि अगर नूर अल मलिकी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो हम इराक के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे और साथ में हम उनको टारगेट भी करेंगे। और ईरानियन जो इन्फ्लुएंस बढ़ रही है इराक के अंदर, हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि नूर अल मलिकी को प्रो ईरान माना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा इराकी पॉलिटिक्स का ही बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इराक में हो क्या रहा है पॉलिटिक्स के अंदर। तो इराक के अंदर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 329 सीट्स हैं वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर। और इराक के अंदर जो सिस्टम है वो कोटा सिस्टम है। कोटा सिस्टम मतलब मुहाससा सिस्टम। तो मुहाससा एक अरेबिक टर्म है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में कोटा। तो कोटा सिस्टम के अंडर ये है कि इराक के अंदर प्राइम मिनिस्टर हमेशा ही शिया बनेगा, प्रेसिडेंट हमेशा ही कर्डिश बनेगा और स्पीकर हमेशा ही सुन्नी बनेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इराक की डेमोग्राफी देखो तो इराक में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है शिया कम्युनिटी की, और मेजोरिटी बगदाद के नीचे यानी साउथ इराक में रहते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वोटर्स या जो सबसे ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है या दूसरा सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है सुन्नीस, जो कि नॉर्थ में रहते हैं, जिनके मेजर सिटी जैसे मोसूल है वहाँ पर एक। और जो कर्डिस है वो नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स में रहते हैं, वो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है इराकी पॉलिटिक्स के अंदर। तो सद्दाम हुसैन को जब 2003 में पावर से हटाया था अमेरिकन्स ने, तो ये एक सिस्टम बनाया था मुहाससा सिस्टम, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर मुहाससा सिस्टम नहीं होगा तो वहाँ पर कोई एक डिक्टेटर फिर से पैदा हो जाएगा सद्दाम हुसैन की तरह, और वो आयरन फिस्ट के साथ रूल करेगा पूरी इराकी पॉलिटिक्स को। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने कम्युनिटी वाइज या सेक्ट वाइज या फिर एथनिसिटी वाइज डिवाइड कर दिया चीज़ों को। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर शिया ही होगा, चाहे कोई सुन्नी पार्टी कितने ही सीट्स लिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और प्रेसिडेंट हमेशा ही कर्डिश होगा, चाहे शिया सुन्नी की कितने ही वोट्स हों या मेंबर्स हों पार्लियामेंट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो एक सिस्टम बना है कोटा सिस्टम, ये इससे मतलब क्या है, वहाँ पर करप्शन बढ़ गया और जो अकाउंटेबिलिटी है वो ख़त्म हो गई। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तब होगी ना जब आप प्राइम मिनिस्टर लोग चुन रहे हैं। यहाँ तो पहले डिसाइड कर दिया कि शिया ही प्राइम मिनिस्टर होगा, तो शिया प्राइम मिनिस्टर होगा तो मतलब सुन्नी और कर्डिश तो ख़त्म ही हो गया, उनका तो रोल प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना ही कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो इससे
से मतलब वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया और ये मुआससा सिस्टम अमेरिका ने ही आके इम्प्लीमेंट किया था। तो 2003 में जब अमेरिकन्स ने हटाया सद्दाम को, तो 2003 से लेकर 6 तक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट ने वहाँ पर रूल किया, जो कि अमेरिकन लेड थी, क्योंकि उस टाइम तक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने थे इराक के अंदर। तो 2006 में जब इराक में पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, तो उसमें नूर अल मलिकी प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो नूर अल मलिकी जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो क्योंकि नूर अल मलिकी पहले सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ते रहे जब सद्दाम हुसैन पावर में थे इराक के अंदर, और वो इतने डर गए थे सद्दाम हुसैन और उनकी फोर्सेस से कि उन्होंने छोड़ के भागना पड़ा इराक, और वो काफ़ी सालों तक ईरान के अंदर रहे, अपने नेबर कंट्री के अंदर। तो जब 2003 में अमेरिकन ने अटैक किया सद्दाम के ऊपर, तब उन्होंने अमेरिकन के साथ मिलकर वापस इराक के अंदर एंट्री कर ली, और अमेरिका के हेल्प से वो इराक की पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट भी हो गए। लेकिन उनकी जो पास्ट एसोसिएशन थी वो ईरानियंस के साथ काफ़ी क्लोज थी। तो 2006 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने आते ही सुन्नीस को टारगेट करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी थी वो बड़ी ही डिस्क्रिमिनेटरी थी और एंटी सुन्नीस थी, और उन्होंने काफ़ी सुन्नी पॉलिटिशियंस को जेल में डलवा दिया, कईयों को तो असैसिनेट ही करवा दिया। तो उसकी वजह से सुन्नी जो नॉर्दर्न इराक में मेजोरिटी में है, उनके अगेंस्ट उनके अंदर एक रिसेंटमेंट पैदा होने लगी कि हमारे को जो गवर्नमेंट है अभी वो टारगेट कर रही है बिना कोई रीज़न के, क्योंकि उनको लगता था कि सद्दाम क्योंकि सुन्नी था इसलिए वो हमारे को टारगेट कर रहे हैं, और इससे बेटर तो सद्दाम ही था, क्योंकि सद्दाम के टाइम कम से कम हमारे को ये डिस्क्रिमिनेशन तो फेस नहीं करना पड़ता था कम से कम। तो अब जो नूर अल मलिकी की पॉलिसी थी वो इतनी ज़्यादा एंटी सुन्नी थी कि उनकी वजह से 2014 में आईसिस मोसुल में पावर में आने में कामयाब हो गया। जो इस्लामिक स्टेट इन सीरिया था, उसने मोसुल जो सबसे बड़ा सिटीज़ में से एक है, इराक का तो सबसे बड़ा सिटी है, और उसको फाइनेंशियल कैपिटल भी बोल सकते हो इराक का, तो उसके ऊपर मोसुल के ऊपर आईसिस का कंट्रोल हो गया, क्योंकि वहाँ सुन्नी लोगों ने वेलकम किया आईसिस के फाइटर्स को, क्योंकि उनको लगा कि ये टेररिस्ट ज़्यादा बेटर है, जो अभी बगदाद में प्राइम मिनिस्टर बैठा है वो कोई टेररिस्ट से कम नहीं है नूर अल मलिकी। तो नूर अल मलिकी की ऐसी एंटी डिस्क्रिमिनेट मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी, उसकी वजह से ही आईसिस का राइज हुआ इराक और सीरिया के अंदर, और वो एक नया थ्रेट बन गया पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए। तो उसके बाद अमेरिकन्स का प्रेशर बना, नूर अल मलिकी को पावर छोड़नी पड़ी। लेकिन नूर अल मलिकी की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी, ये कभी खत्म नहीं हुई। उसके बाद काफ़ी सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स आए, और उनके साथ भी हमेशा ये चैलेंज रहा, क्योंकि दो ही चैलेंज रहते हैं इराकी पॉलिटिक्स के अंदर। एक तो ये है कि एक बैलेंस बना के चलना है आपको, सारी कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलना है। दूसरा, जो अमेरिकन और ईरानियंस की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, यानी वॉशिंगटन और तेहरान की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इराकी पॉलिटिक्स के अंदर, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्रो ईरानियंस दिखते हो तो अमेरिकन आपके ऊपर प्रेशर बनाने लग जाते हैं, और अगर आप प्रो वॉशिंगटन दिखते हो तो फिर ईरानियंस आपके ऊपर प्रेशर बनाने लग जाते हैं। तो इसी कसम के इसमें इराक की पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो लास्ट ईयर भी जो इलेक्शंस हुए थे नवंबर 25 के अंदर, उसमें जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है अभी, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद अल सुडानी, उनकी पार्टी जो है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट काउंसिल RDC, उनको 46 सीट्स मिली आउट ऑफ 329। और जो ईरानियन अलाइड पार्टीज हैं, जो मतलब प्रो ईरानियंस हैं, उनका आउटलुक और उनका सोचने का तरीका हमेशा ही प्रो ईरानियंस रहा है, और वो एक तरह से ईरानियंस के प्रोक्सी नेटवर्क हैं इराक के अंदर। उनके कोएलिशन को बोलते हैं शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क, SCF। तो उनको अप्रोक्सीमेटली 180 सीट्स मिली। तो उन्होंने अब नूर अल मलिकी को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे पास इतने नंबर्स हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी से, हमारे कोएलिशन का होगा, और उसका नाम होगा नूर अल मलिकी। इसलिए अमेरिकन उनके ऊपर अब ये कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, क्योंकि अमेरिकन के पास काफ़ी लेवरेज है इराक की पॉलिटिक्स के अंदर। पहला तो ये है कि अभी भी अमेरिकन ट्रूप स्टेशनड है इराक के अंदर, तो अगर ज़रूरत पड़े तो वो इराक में प्राइम मिनिस्टर को पावर से हटा सकते हैं, अभी भी इतना दम अमेरिकन रखते हैं। दूसरा ये है कि जितना भी मतलब सैंक्शन लगा सकते हैं उनके ऑयल सेक्टर को, जो डेवलपमेंट हुई है सद्दाम के जाने के बाद, उसको कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो सारी अमेरिकन सी है, जिसके दम पे इराक अभी अपनी ऑयल फील्ड्स को मैनेज कर पा रहा है, ड्रिल कर पा रहा है, तो वो सारी टेक्नोलॉजी शेयर करने से मना कर देंगे। तीसरा ये है कि जो ऑयल रेवेन्यू आता है इराक को, इराक का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो ऑयल बेच के ही आता है, क्योंकि वो ओपेक का मेंबर है और वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है। तो वो सारा ऑयल का जो रेवेन्यू आता है वो डॉलर्स में आता है, और वो सारा सबसे पहले जाके स्टोर होता है न्यूयॉर्क के अंदर फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर, और वहाँ से हर महीने वो कैश प्लेन में लोड होके बगदाद में आता है। तो अगर मतलब नूर अल मलिकी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और ट्रम्प जैसा प्रेसिडेंट है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उस मनी को फ्रीज कर सकता है। तो कहने का मतलब उनके पास जो ऑयल से रेवेन्यू आएगी वो भी बंद हो जाएगी। तो इसलिए अमेरिकन का इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा होने के कारण बगदाद में अभी काफ़ी प्रॉब्लम हो रखी है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन हो, क्योंकि नूर अल मलिकी को अमेरिकन पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रो ईरानियंस है। तो
तो ये सारा इराक के अंदर अभी सीन चला हुआ है और ईरान के ऊपर ज़्यादा फोकस है क्योंकि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चले हुए हैं, लेकिन इराक की पॉलिटिक्स अभी भी वैसी चली हुई है जैसी पहले चली हुई थी। और जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे सुडानी, केयर टेकर जो भी प्राइम मिनिस्टर बने हो मोहम्मद अल सुडानी, वो शायद इकलौते प्राइम मिनिस्टर होंगे इराक की हिस्ट्री में जिन्होंने वॉशिंगटन और तेहरान को बैलेंस करके रखा। उसका एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो जून में वॉर हुई थी, 14 डे वॉर इसराइल यूएस वर्सेस ईरान के बीच में, उसमें इन्होंने किसी की तरफ पार्टिसिपेट नहीं किया ईरान के। इवन ईरान अलाइंड जो मलेशियाज हैं इराकी पॉलिटिक्स के अंदर, उनको भी कहा कि आप कोई भी मिसाइल या कोई भी रॉकेट फायर नहीं करोगे इजरायली टेरिटरी या अमेरिकन बेसिस के ऊपर, क्योंकि उनको सुडानी को ये लग रहा था कि अगर ईरान अलाइंड जो मलेशिया ग्रुप्स हैं इराक के अंदर जो ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वो अमेरिकन को और इसराइलीज को टारगेट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्रॉस फायर के बीच में फंस जाएंगे और उनकी टेरिटरी को टारगेट करेंगे फिर अमेरिकन और इसराइलीज। तो वो उनके लिए फिर टेनेबल नहीं होगा और वो फिर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह पाएंगे और स्टेबिलिटी अपनी कंट्री में नहीं रख पाएंगे। तो उन्होंने बैलेंस करके रखा था पिछले 4-5 साल जब से वो प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरा ये है कि उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट के काम भी किए थे बगदाद और अदर मेजर सिटीज़ के अंदर, तो एक वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन सैड बात ये है कि उनके पास अभी इतनी मेजोरिटी है नहीं उनकी पार्टी के पास, और जो ये सिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क है जो प्रो ईरानियंस का ग्रुप है, उन्होंने ही उसको 2021 में प्राइम मिनिस्टर बनाया था मोहम्मद अल सुडानी को। लेकिन बाद में मोहम्मद अल सुडानी मतलब ईरानियन इन्फ्लुएंस से अपने आप को बाहर करने लग गए और अब की बार तो इलेक्शन से पहले उन्होंने अपना खुद का एक ब्लॉक बना लिया और ईरानियन डोमिनेटेड जो ब्लॉक है शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क, उससे अपने आप को अलग कर लिया। तो उनकी कोशिश सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि उनके पास इतनी सीट्स नहीं आई कि वो अपने आप प्राइम मिनिस्टर बना सकें। और अब प्राइम मिनिस्टर बनेगा अगर सिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क से, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अमेरिकन को पसंद नहीं आएंगी। इसलिए इराक में काफ़ी चर्निंग हो रही है और नवंबर से लेकर अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर फेस डिक्लेयर नहीं कर पाए। लेकिन इसके अंदर एक ग्रुप और भी है जो अभी साइड लाइन पे बैठा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ग्रुप अगर देखा जाए इराकी पॉलिटिक्स में तो वही है, और स्पेशली शियास के अंदर वो है मुक्तदा सदर का ग्रुप। क्योंकि मुक्तदा सदर ने कभी भी, मुक्तदा सदर के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊं तो मुक्तदा सदर की फैमिली जो है सदर फैमिली बोलते हैं उनको, तो सदर फैमिली इतनी प्रोमिनेंट है जैसे कैनेडीज और बुश है अमेरिका की पॉलिटिक्स में या फिर गांधीज है इंडिया की पॉलिटिक्स में। तो सदर फैमिली का हमेशा ही प्रोमिनेंट रोल रहा है इराकी पॉलिटिक्स के अंदर, और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर और इवन फादर या तो आयतोलाज रहे हैं या बहुत बड़े शिया कम्युनिटी के अंदर लीडर रहे हैं, और वो हमेशा सद्दाम के खिलाफ लड़े थे। इसलिए सद्दाम ने उनके ग्रैंडफादर को और उनके फादर को असैसिनेट भी करवा दिया था। लेकिन वो उस टाइम पे बच्चे थे तो इसलिए वो सद्दाम के टारगेट पे नहीं थे। लेकिन 2003 में जैसे सद्दाम गए तो वो प्रोमिनेंट हो गए वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के अंदर और उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली। और 2021 का जो इलेक्शन था, इस इलेक्शन से पहले वाला जो इलेक्शन था, उसमें से ज़्यादा सीट्स ही उनकी पार्टी को मिली, लेकिन वो अपने दम के ऊपर गवर्नमेंट नहीं बना पाए। और वो ईरानियन अलाइंड जो ग्रुप है जिसको सिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क बोलते हैं, SCF, उसके साथ जाना चाहते नहीं थे क्योंकि उनको पता था कि अगर ईरानियन अलाइड को ग्रुप के साथ मिलकर काम किया तो एक तो वो फ्री हैंड नहीं देंगे काम करने के लिए, और दूसरा हमेशा ये रहेगा कि वो इराक एक बेस बन के रह जाएगा ईरान को टारगेट करने के लिए इजराइल और US की सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो कि लेबनान और गाजा एक तरह से बन गया था या यमन बन रखा है। तो वो नहीं चाहते कि हमारी कंट्री किसी फॉरेन कंट्री का इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा हो हमारी पॉलिटिक्स के अंदर कि हम फ्रीली अपनी कंट्री को गवर्न ना कर सकें। और दूसरा उनको ये लगता है कि ये जो मुहाससा सिस्टम बना रखा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर हमेशा ही शिया होगा और प्रेसिडेंट हमेशा ही कर्ड होगा या फिर स्पीकर हमेशा ही सुन्नी होगा, उससे करप्शन और अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है और अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर शिया को बनना है तो वो क्यों काम करेगा, शिया कम्युनिटी का भी क्यों काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई उसकी अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि सिस्टम एक ऐसा बना दिया है जिसमें आपको सेक्टेरियन लाइंस के ऊपर आपकी पूरी पॉलिटिक्स और आपके मेजर गवर्नमेंट ऑफिस को डिवाइड कर दिया गया। तो इसलिए करप्शन और इन एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो रखी है इराकी पॉलिटिक्स के अंदर, और इसलिए इराक में प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं। लेकिन सुडानी ने कोशिश की थी उसको चीज़ों को लाइन पर लाने की, लेकिन वो भी अब ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि उनको दूसरा अगर टर्म नहीं मिलेगा तो वो 4 साल में इतना चेंज नहीं ला सकते। तो ये कोशिश सदर ने की थी 2021 में, मुक्तदा सदर ने, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं बना पाए विदाउट ईरानियन अलाइड ग्रुप्स के। तब उन्होंने गवर्नमेंट से ही अपने आप को पुल आउट कर लिया और ईरानियन अलाइड ग्रुप जो है SCF शिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने मोहम्मद अल सुडानी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो उस टाइम से ही मुक्तदा सदर ने पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर कर लिया है। और इस इलेक्शन में 2025 का जो नवंबर का इलेक्शन था उसमें उनकी पार्टी ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, उन्होंने बॉयकॉट किया इलेक्शन का, कि उनको ये लगता है कि अगर यही जो ईरानियन अलाइड ग्रुप्स ही पावर में आते रहे इराकी पॉलिटिक्स के अंदर और प्राइम मिनिस्टर बनाते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब ईरानियन इन्फ्लुएंस इतने परेशान हो जाएंगे शिया कम्युनिटी में लोग कि वो उनकी पावर को बाहर फेंक देंगे और ये सारे लीडर
डी लेजिटिमाइज हो जाएंगे और इनकी कोई लेजिटिमेसी इराकी पॉलिटिक्स के अंदर बचेगी नहीं, क्योंकि ये एक तेहरान के पपेट बन के रह जाएंगे। तो इसलिए वो उस टाइम का वेट कर रहे हैं जब लोग ही इनको धक्के मार के निकाल दें पॉलिटिक्स से, जो इरानियन अलाइड ग्रुप्स हैं, और उस टाइम के बाद वो अपने दम पे, अपने कोलिशन के बिना किसी आउटसाइड सपोर्ट के अपनी गवर्नमेंट बना पाए, ताकि वो इराक की डेवलपमेंट कर पाएँ और अपना पूरा एक कंप्लीट कंट्रोल कर पाए इराकी पॉलिटिक्स के अंदर। तो वो इसलिए मुक्तदा सदर ने इस बार चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसलिए इराकी जो सिया कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क है उसको इस बार और भी ज़्यादा सीटी आई 2021 के इलेक्शंस के कंपैरेटिव, क्योंकि जो उनका मेजर राइवल है शिया कम्युनिटी के अंदर, मुक्तदा सदर वाली पार्टी, उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ये सारा कुछ इराकी पॉलिटिक्स के अंदर चला हुआ है कि एक तरफ मुक्तदा सदर जो कि बाइकआउट कर रहे हैं इलेक्शंस का, जिसके बाद उनका ग्रुप का अब कुछ पता नहीं है कि वो कब पार्टिसिपेट करेंगे, करें ना करें, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस हमेशा ही रहेगा इराकी पॉलिटिक्स के अंदर उनके ग्रुप का। और दूसरी तरफ ये जो इरानियन अलाइड ग्रुप्स है शिया कम्युनिटी के अंदर, ये प्रो इरानियंस हैं और ये इराक को एक तरह से बेस बनाना चाहते हैं ईरान का, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है शिया कम्युनिटी में भी, मुक्तदा जैसे सदर लोगों को, और सुन्नी कर्ड को तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ईरान एक शिया मेजोरिटी कंट्री है। तो वो शिया आइडियोलॉजी जो थोपना चाहते हैं इराकी पॉलिटिक्स के ऊपर, वो उनको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये अभी पॉलिटिक्स एक क्रॉस रोड पे आ गई है इराकी पॉलिटिक्स। अगर नूर अल मलिकी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो फिर से तेहरान की इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगी, और अगर नूर अल मलिकी को नहीं बनाते हैं तो इरानियन ग्रुप्स, जो इरानियन अलाइड ग्रुप्स हैं, उनके बिना कोई गवर्नमेंट वहाँ बन नहीं सकती है। और ट्रंप जिस हिसाब से प्रेशराइज कर रहे हैं इराक के प्राइम मिनिस्टर सुडानी को कि या तो आप ही प्राइम मिनिस्टर रहो या फिर कोई और ऐसा बने जो प्रो इरानियन ना हो, वो अभी होता हुआ लग नहीं रहा पॉसिबल, क्योंकि इराक के अंदर अभी मेजोरिटी इरानियन अलाइड पार्टीज़ की हैं। तो आगे आने वाले दिनों में कैसे गवर्नमेंट बनती है, या फिर ये जो ग्रिड लॉक चला हुआ है वहाँ की सिचुएशन में, नवंबर से लेकर अभी तक गवर्नमेंट नहीं बनी है, वो आगे कितने दिन और कंटिन्यू रहता है या फिर से री इलेक्शन होते हैं, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। तब तक हम इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और आपके लिए आने वाले दिनों में भी इसको लेकर अपडेट लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।